चंडीगढ़ में अकाली दल ह्यूमन राइट्स विंग के एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दावा करते हैं कि पंजाब पुलिस ने करीब 2000 डेड बॉडीज को लावारिस बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। ये दावा करने से पहले जसवंत सिंह ने पंजाब के 3 शमशान घाटों पर जाकर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की थी। उनकी रिपोर्ट से पता चला कि अमृतसर और इसके आसपास के जिलों की पुलिस नियमित तौर पर शवों को शमशान घाट ले जाती है, जहां इन लाशों को लावारिस बताकर जला दिया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 8 महीने बाद 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर खड़े अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे थे। तभी अचानक सड़क पर एक के बाद एक कुछ गाड़ियां आकर रुकती है। इन गाड़ियों में सिविल ड्रेस पहने हुए कुछ पुलिस अफसर बैठे थे। अचानक जसवंत सिंह खालड़ा को उनके ही घर के सामने से अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठे। आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा? कैसे उन्होंने 2000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों के अवैध अंतिम संस्कार की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाई? कौन थे वो लोग जो जसवंत सिंह खालड़ा को उनके ही घर के सामने से अगवा कर 1965 इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। जंग के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट को लगा कि आर्मी में मौजूद सिख नौजवान गवर्नमेंट से नाराज हैं। उन्हें डर था कि बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब में देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते 1966 में सेंटर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए हिमाचल प्रदेश नाम के नए स्टेट्स बनाए गए। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों अपना हक जता रहे थे, इसलिए उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस नए पंजाब में सिखों की आबादी अब करीब 60% हो चुकी थी। इस बीच जसवंत सिंह खालड़ा बड़े हो रहे थे। जसवंत का झुकाव लेफ्ट विंग विचारधारा की तरफ होने लगा था। वो कॉलेज के दिनों से ही करप्शन और सिस्टम के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। 1973 में ग्रेजुएशन के बाद वो अपने गांव लौटे। जसवंत आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ना चाहते थे। उन्होंने INDP ज्वाइन कर ली। इसी बीच उन्होंने एक बैंक में नौकरी भी शुरू कर दी ताकि परिवार का खर्च चल सके। वो दिन अमृतसर में उत्सव का माहौल था। इसी दिन अकाली कार्यकर्ता और निरंकारी संप्रदाय के लोगों के बीच एक बहुत बड़ी हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई लोग मारे गए। इस घटना को पंजाब में मिलिटेंसी और चरमपंथ की शुरुआत माना जाता है। इसी दौर में पंजाब के गांव-गांव में एक नाम बहुत तेजी से फैल रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। शुरुआत में सेंटर में बैठी कांग्रेस ने अकाली दल की पावर को कम करने के लिए भिंडरावाले का सपोर्ट किया। संजय गांधी ने सोचा कि भिंडरावाले का इस्तेमाल करके अकाली दल को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। भिंडरावाले का कद बहुत तेजी से बढ़ने लगा। भिंडरावाले ने सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ कड़े और भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए। वो सिखों के धार्मिक मसलों और उनके साथ हो रहे भेदभाव पर खुलकर बोलने लगा। कुछ लोग भिंडरावाले को भड़काने वाला मानते थे तो बहुत से लोग उसे अपना सच्चा लीडर मानने लगे। पंजाब में हर तरफ हिंसा का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल नजर आ रही। हद तो तब हो गई जब 25 अप्रैल 1983 को पंजाब के DIG AS अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर दिन दहाड़े गोली मारकर और पुलिस वाले डर के मारे उसे उठाने तक नहीं गए। उनके बॉडीगार्ड्स मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस और सिस्टम का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ ही महीने बाद कुछ लोगों ने एक बस रोककर उसमें बैठे हिंदुओं को गोली मार दी। इन घटनाओं के बाद सेंटर गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। साल 1984 आते आते भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना पक्का ठिकाना बना लिया था। उसने मंदिर के अंदर हथियारों का जखीरा जमा कर लिया था। उसके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम शबेग सिंह कर रहे थे, जो इंडियन आर्मी के एक एक्स जनरल थे। जून 1984 का महीना, सेंटर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। 3 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया। 4 जून को आर्मी ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन अंदर बैठे चरमपंथी पहले से तैयार थे। शबेग सिंह की ट्रेनिंग के कारण उन्होंने आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया। आर्मी को अंदाजा नहीं था कि अंदर इतनी भारी तादाद में आधुनिक हथियार मौजूद हैं। 5 जून 1984, हालात बेकाबू होते देख आर्मी ने टैंक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। गोल्डन टेम्पल परिसर में टैंक्स घुस गए, लेकिन इस ऑपरेशन ब्लू स्टार ने स्वर्ण मंदिर परिसर को भयानक नुकसान पहुंचाया। अकाल तख्त, जो सिखों की सबसे पवित्र जगह है, वो बुरी तरह टूट गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के दिलों में गहरा घाव कर दिया। इसी गुस्से का नतीजा था कि 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके अपने 2 सिख बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की मौत की खबर फैलते ही दिल्ली और देश के कई हिस्सों में एंटी सिख दंगों शुरू हो गए। कांग्रेस सपोर्टर्स की भीड़ ने सिखों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। इस नरसंहार ने पंजाब के माहौल में और ज्यादा बारूद भर दिया। नौजवान लड़के बदला लेने के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल होने लगे। 1984 के बाद के कई साल पंजाब के लिए बेहद खौफनाक रहे। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने हालात सुधारने के लिए 1985 में अकाली लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौता किया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद चरमपंथियों ने
लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। भिंडरांवाले के मौत के बाद भी मिलिटेंसी का दौर जारी था। पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक, जिसमें गोल्डन टेम्पल में घुसे चरमपंथियों को बाहर निकाला गया। इन ऑपरेशंस में एक पुलिस ऑफिसर का नाम बहुत तेजी से उभरा, KPS गिल। साल 1992 में इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने पंजाब में गवर्नमेंट बना ली। बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने पुलिस की कमान पूरी तरह से KPS गिल के हाथों में सौंप दी। KPS गिल ने मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी। 1992 के अंत तक पुलिस ने बड़े बड़े मिलिटेंट लीडर्स को या तो एनकाउंटर में मार गिराया या उन्हें देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसी दौर में KPS गिल ने पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक बाउंटी सिस्टम शुरू कर दिया था। जो पुलिस वाला जितने ज्यादा चरमपंथियों को पकड़ता या मारता, उसे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड, प्रमोशन और पैसा मिलता था। इस लालच और खुली छूट का नतीजा ये हुआ कि पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पंजाब के छोटे छोटे गांवों और कस्बों से सिख नौजवान अचानक गायब होने लगे। पुलिस किसी भी लड़के को शक के आधार पर घर से उठा लेती थी। परिवार वाले पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटते रहते, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। मार्च 1992 पुलिस उन्हें फेक एनकाउंटर्स में मार रही है और उनकी डेड बॉडीज को नहरों में बहा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी पंजाब गवर्नमेंट को ऑफिशियल कंप्लेंट भेजी कि जब वो सफाई के लिए नहरों का पानी रोकते हैं तो भारी तादाद में नौजवानों की लाशें तैरकर आ रही हैं, जिनके हाथ पैर बंधे होते हैं। ये वो वक्त था जब जसवंत सिंह खारड़ा अकाली दल ह्यूमन राइट्स विंग के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे। वो बैंक की नौकरी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम कर रहे थे। जब उन्हें इन गायब होते नौजवानों की खबरें मिलने लगी तो वो अंदर से हिल गए। साल 1994 जसवंत सिंह खारड़ा के एक दोस्त थे दारा सिंह। दारा सिंह एक कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर थे और एक बहुत ही सम्मानित इंसान थे। एक दिन अचानक पुलिस ने दारा सिंह को उनके घर से अरेस्ट कर लिया। जसवंत ने पुलिस स्टेशंस के बहुत चक्कर काटे, पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद खबर आई कि पुलिस ने दारा सिंह को मिलिटेंट घोषित कर दिया है और एक एनकाउंटर में मार गिराया है। जसवंत सिंह खारड़ा के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें पता था कि दारा सिंह का इस एक घटना ने जसवंत सिंह खारड़ा को झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अगर दारा सिंह जैसे बैंक डायरेक्टर को पुलिस लावारिस लाश बताकर जला सकती है तो उन गरीब किसानों के लड़कों का क्या हुआ होगा जो महीनों से गायब हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो इस पूरे सिस्टम का पर्दाफाश करके रहेंगे। जसवंत सिंह खारड़ा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया। वो दुर्गा याना मंदिर के श्मशान घाट पहुंचे। वहां उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज और चिता जलाने वालों से बात की। उन्होंने श्मशान घाट का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सिर्फ साल 1992 में पुलिस ने 300 डेड बॉडीज को लावारिस बताकर वहां जला दिया था। जब उन्होंने पुलिस के रिकॉर्ड चेक किए तो पाया कि इनमें से 41 की मौत गोली लगने से बताई गई, लेकिन 259 लोगों की मौत का कोई कारण ही दर्ज नहीं था। सिर्फ 24 बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ था। बाकी किसी लाश का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद जसवंत सिंह खारड़ा अपनी टीम के साथ पट्टी और तरन तारण के श्मशान घाटों पर पहुंचे। पट्टी में उन्हें एक बहुत बड़ा सबूत मिला। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए खरीदी गई लकड़ियों की एक रिसीट। जसवंत ने उस रजिस्टर का एक एक पन्ना पढ़ा। उस रजिस्टर से पता चला कि जनवरी 1991 से लेकर अक्टूबर 1994 के बीच पुलिस ने सिर्फ पट्टी के श्मशान घाट में 538 डेड बॉडीज को लावारिस बताकर जलाया था। तरन तारण के श्मशान घाट में भी हालात ऐसे ही थे। वहां भी सैकड़ों लाशें बिना किसी रिकॉर्ड के जलाई गई थी। जसवंत सिंह खारड़ा रात दिन जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे थे। वो उन गांवों में जाते जहां से लड़के गायब हुए थे। वो परिवारों से मिलते, उनके गायब बच्चों की डिटेल्स लेते और फिर उस डेटा को श्मशान घाट के रजिस्टर्स की डेट्स से मैच करते। इस मेहनत के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिर्फ 3 श्मशान घाटों में पुलिस ने करीब 3000 से ज्यादा लड़कों को लावारिस बताकर जला दिया था। अगर पूरे पंजाब के श्मशान घाटों का हिसाब लगाया जाए तो ये आंकड़ा 25,000 के पार जा सकता था। 16 जनवरी 1995 जसवंत सिंह खारड़ा ने चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट मौजूद थे। जसवंत ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मीडिया के सामने। अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर पंजाब पुलिस की इस खौफनाक करतूत की खबर छपी थी। सिस्टम के सबसे ताकतवर लोग अब जसवंत के दुश्मन बन चुके। इस खबर से पंजाब पुलिस में हड़कंप मच गई। 18 जनवरी 1995 को पंजाब के DGP KPS गिल ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गिल ने जसवंत सिंह खारड़ा के सारे आरोपों को झूठा बता दिया। ये जो ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं कि लड़के गायब हैं, ये सब झूठ है। हमारी जांच में पता चला है कि ये लड़के फेक पासपोर्ट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप भाग गए हैं। इनके घर वालों को सब पता है। वो सिर्फ पुलिस को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान की ISI इन्हें फॉरेन फंडिंग दे रही है। लेकिन जसवंत पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अगले ही दिन 19 जनवरी को उन्होंने
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केपीएस गिल को ओपन डिबेट का चैलेंज दे दिया। अगर आपके पास सबूत है कि ये लड़के विदेश भाग गए हैं तो वो लिस्ट दुनिया के सामने रखिए। मैं साबित कर 2000 से ज्यादा लोगों को लावारिस बताकर जलाया है। अब पुलिस का दबाव बढ़ने लगा। जसवंत सिंह खालड़ा को रात के वक्त धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। जब उनकी पत्नी परमजीत कौर फोन उठाती तो उन्हें गालियां दी जाती और जान से मारने की धमकियां मिलती। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उनके घर के बाहर चक्कर काटने लगे। फरवरी 1995 में पंजाब गवर्नमेंट के एक कांग्रेस एमएलए ने जसवंत सिंह खालड़ा को अपने घर बुलाया। उस एमएलए ने जसवंत को साफ शब्दों में कहा कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत गुस्से में हैं, या तो वो ये इन्वेस्टिगेशन रोक दें और चुपचाप बैठ जाए, वरना वो भी किसी दिन एक लावारिस लाश बनकर किसी श्मशान घाट में जल जाएंगे। इस धमकी के बाद जसवंत डरे नहीं, बल्कि उनका हौसला और बढ़ गया। 27 फरवरी 1995 को उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया के सामने उस कांग्रेस एमएलए की धमकी की बात बता दी। उन्होंने कहा, अगर सिस्टम मुझे मार भी देगा तो भी 25,000 बेनाम शवों का मुद्दा खत्म नहीं होगा। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार के पीएस गिल और चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह होंगे। जसवंत को समझ आ गया था कि मार्च 1995 में वो अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के दौरे पर निकल गए। वहां जाकर उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस से मुलाकात की। एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स सौंपी। कनाडा में उन्होंने कई पॉलिटिशियंस से बात की। कनाडा की लिबरल पार्टी के एमपी कॉलिन बूमर ने उन्हें कैनेडियन पार्लियामेंट के कमिटी रूम 209 में बोलने का मौका दिया। वहां जसवंत सिंह खालड़ा ने सांसदों और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को एड्रेस करते हुए एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने बताया कि कैसे पंजाब में माओ को ये तक नहीं पता कि उनके बेटे जिंदा भी हैं या उन्हें जला दिया गया है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने की अपील की। 26 जुलाई 1995 को जसवंत वापस इंडिया लौट आए। उनके आते ही पुलिस की बौखलाहट अपने चरम पर पहुंच गई। पुलिस अब उन परिवारों को डराने लगी थी जिन्होंने जसवंत के कहने पर हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ पटिशन डाली। 6 सितंबर 1995 अमृतसर का कबीर पार्क, सुबह के करीब 9:20 का वक्त था। जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर खड़े थे। उनके तभी अचानक वहां एक नीले रंग की मारुति वैन तेजी से आती है और ठीक जसवंत सिंह खालड़ा के घर के सामने आकर रुकती है। वैन के रुकते ही कुछ ही दूरी पर एक सफेद रंग की जिप्सी भी आकर खड़ी हो जाती है। शोर सुनते ही अंदर बैठे राजीव सिंह बाहर गए। उन्होंने देखा 3 पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में वहां आए थे। जिप्सी में पंजाब पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। डीएसपी जसपाल ने आगे बढ़कर जसवंत सिंह खालड़ा से कहा कि आपसे एसएसपी अजीत सिंह संधू मिलना चाहते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा कुछ समझ पाते या कुछ बोल पाते, उससे पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें धक्के मारते हुए उस मारुति वैन में बैठा दिया। एक पड़ोसी ने अपनी छत से ये पूरा मंजर देखा। जैसे ही जसवंत को वो मारुति वैन लेकर गई, जर्नलिस्ट राजीव सिंह और जसवंत की पत्नी परमजीत कौर फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन किसी भी पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। परमजीत कौर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पिटीशन फाइल की, मामला बढ़ता दे और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। महीने बीत रहे थे, लेकिन जसवंत का कोई करीब 1.5 महीने बाद 27 अक्टूबर 1995 को एक बहुत बुरी खबर आई। जसवंत सिंह खालड़ा की डेड बॉडी सतलज नदी में तैरती हुई मिली। नदी से उनकी गली सड़ी लाश बरामद हुई। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया कि पुलिस ऑफिसर्स जसवंत सिंह खालड़ा को किडनैप करके जाबल पुलिस स्टेशन ले गए थे। वहां उन्हें कई दिनों तक भयानक टॉर्चर किया गया। इस पूरे केस का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह बना पंजाब पुलिस का ही एक एसपीओ कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह उस वक्त किसी छोटे मोटे केस में उसी पुलिस लॉकअप में बंद था जहां जसवंत को रखा गया था। कुलदीप सिंह ने कोर्ट में गवाही दी। एसएसपी अजीत सिंह संधू और डीएसपी जसपाल सिंह के ऑर्डर्स पर जसवंत सिंह खालड़ा को लॉकअप में लाया गया था। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया। पुलिस वाले उनसे डिमांड कर रहे थे कि वो ह्यूमन राइट्स की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें और कोर्ट से सारे केसेस वापस ले लें, लेकिन जसवंत झुकने को तैयार नहीं थे। जब वो बहुत ज्यादा घायल हो गए तो उन्हें गोली मार दी गई। उसके बाद इंसाफ की लड़ाई बहुत लंबी चली। सिस्टम ने अपने ऑफिसर्स को बचाने की पूरी कोशिश की। केस लटकता रहा, गवाहों को डराया गया। इसी बीच 1997 में एसएसपी अजीत सिंह संधू ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर खुद की जान दे दी। उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे थे और ह्यूमन राइट्स कमीशन का भारी दबाव था, लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर और उनके एडवोकेट सरबजीत सिंह ने हार नहीं मानी। वो कोर्ट में चट्टान की तरह डटे रहे। पूरे 10 साल बाद साल 2005 में कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 6 पुलिस ऑफिसर्स को जसवंत सिंह खालड़ा की किडनैपिंग और मर्डर का दोषी पाया।